हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो दिस इज डे 4 और आज हमें क्या करना है? वी हैव टू कंप्लीट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो येस्टरडे वी स्टडीड अबाउट एसिड एंड बेसिस। आई होप आपको वो सब समझ आ गया होगा, घर में आपने रिविजन किया होगा उसका। ठीक है, आप मेरे साथ चलते रहो तो आपका 45 डेज में पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा साइंस का। बट यू हैव टू फॉलो मी, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जैसे हमने बोला कि एसिड सावर होते हैं और बेसिस बिटर होते हैं, पर क्या हम सारे एसिड्स को या सभी बेसिस को टेस्ट कर सकते हैं? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि कुछ एसिड्स और कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और जिनको हम कंज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे ही केमिकल्स, अगर हमें केमिकल्स के बारे में पता करना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, उसके लिए हमारे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर जस्ट लाइक डाई। जैसे डाई होती है ना, बिल्कुल वैसे ही होते हैं वो। और उससे हम पता लगाते हैं वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, अब बात करते हैं जो इंडिकेटर्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। सो इंडिकेटर्स आपके 3 तरीके के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स आर देयर। फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? जो हमें नेचुरली जो मतलब वी आर ऑब्टेन्ड नेचुरली। जैसे कि हम बात करते हैं टर्मरिक की, ठीक है, तो वो हमें नेचर से मिला हुआ है, दैट इज नेचुरल इंडिकेटर, राइट? अगर हम बात करते हैं रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट की, अगर हम बात करते हैं लिटमस की, तो ये सब क्या है आपके नेचुरल इंडिकेटर्स। सो लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, ये सब क्या है आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। अब बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मैन मेड। एग्जाम्पल क्या है? मिथाइल ऑरेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है मिथाइल ऑरेंज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और फिनोफ्थलीन। सो फिनोफ्थलीन इज अ कलरलेस सॉल्यूशन। देन कम्स ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। सो ऑल फैक्ट्री क्या होते हैं? इट इज़ रिलेटेड टू स्मेल। ठीक है, सो ऐसे इंडिकेटर्स जिनके स्मेल में चेंज आ जाता है इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, उन्हें हम कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, राइट? तो अब एक काम करते हैं, जल्दी से देखते हैं कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं हमारे पास। सबसे पहले बात करते हैं लिटमस की। तो मैं आपको पहले स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं, जनरली जो उनके कलर चेंज होते हैं वो बेसिक मीडियम में होते हैं। ठीक है, जनरली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल। जनरली आप देखेंगे तो बेसिक मीडियम में ही कलर चेंज होगा, बाकी में उनका जो अपना कलर है, न्यूट्रल कलर है, वही रहता है। ठीक है, बात करते हैं लिटमस की। तो लिटमस का अपना जो कलर होता है, न्यूट्रल कलर होता है, वो होता है पर्पल। ठीक है, तो न्यूट्रल मीडियम मतलब जैसे वाटर इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस, तो वाटर में लिटमस का कलर पर्पल है, वो पर्पल ही रहता है। एसिडिक मीडियम में क्या होता है? जो लिटमस का सॉल्यूशन, पर्पल कलर का सॉल्यूशन है, वो पर्पल से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इट इज पर्पल टू रेड। एंड इन बेसिक मीडियम इट इज पर्पल टू ब्लू। सो दिस इज हाउ द कलर चेंज ऑफ लिटमस। अब बात करते हैं टर्मरिक। तो टर्मरिक हमको पता है कैसा कलर का होता है, येलो कलर का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में क्या होता है? उसका एग्जाम्पल हमने बताया था कि सपोज आपके वाइट कलर के क्लॉथ में हल्दी के निशान लग जाएं, टर्मरिक के मार्क्स लग जाएं, और उसमें अगर आप सोप या डिटर्जेंट से रब करते हो तो वो और डार्क हो जाता है। ठीक है, बिकॉज द कलर ऑफ टर्मरिक चेंजेस फ्रॉम येलो टू रेडिश ब्राउन। क्यों? क्योंकि जो आपके सोप्स एंड डिटर्जेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे टर्मरिक में येलो से कहाँ हो जाएगा? रेड ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। और बात करते हैं कि एसिडिक मीडियम में क्या होगा? तो ये येलो का येलो ही रहेगा। ठीक है, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, तो ये एक्सट्रैक्ट कौन से कलर का होता है? रेड कलर का एक्सट्रैक्ट होता है। हम बात करते हैं एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में ही वो रेड कलर का रहता है, पर बेसिक मीडियम में वो रेड कलर से ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट। ठीक है, तो इसका अगर आप एक्सट्रैक्ट लेते हो वो होता है ब्लू कलर का। सो अगर हम बात करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो वो ब्लू कलर का ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। पर किस में चेंज आता है? बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में क्या होता है? वो ब्लू से पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, अब वो बोल ही रहा है मिथाइल ऑरेंज कैसा इंडिकेटर है? इट इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर, राइट? मिथाइल ऑरेंज का अपना न्यूट्रल कलर क्या होता है? इट इज ऑरेंज इन कलर। अगर हम बात करते हैं कि एसिडिक मीडियम में क्या होता है, तो उसका जो कलर है वो और डार्क हो जाता है इन एसिडिक मीडियम।
तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑरेंज से ऑरेंजिश रेडिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है कलर, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं बेसिक मीडियम में, तो कलर उसका हल्का हो जाता है, ऑरेंज से वो हल्का होके येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। सो ऑरेंज से येलो कलर में अगर होगा, सो दैट इज द बेसिक मीडियम, ठीक है। सिमिलरली फिनोल्फ्थलीन, ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जिसका कोई कलर नहीं होता, इट इज़ कलरलेस। एसिडिक मीडियम में भी ये कलरलेस ही रहता है। एंड टॉकिंग अबाउट द बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में क्या होता है, फिनोल्फ्थलीन का कलर चेंज हो जाता है फ्रॉम कलरलेस टू पिंक, ठीक है। तो जो इंडिकेटर है उसका कलर कलरलेस से पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है इन बेसिक मीडियम। सो वी कैन राइट कलरलेस टू पिंक। बात करते हैं अनियन एक्सट्रैक्ट और वनीला एक्सट्रैक्ट, तो दे फॉल अंडर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ये जो है, ये है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ये है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, और बाकी ऊपर जो हमने पढ़े थे दे वर नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट अनियन, इट्स स्मेल इज नॉट डिस्ट्रॉयड इन एसिडिक मीडियम। हाउएवर अगर हम बात करते हैं बेसिक मीडियम में, तो इसकी जो स्मेल है वो खत्म हो जाती है, इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड, ओके। सो इट्स स्मेल रिमेन्स द सेम in both acidic medium and in neutral medium. However, for basic medium the smell disappears, ठीक है। ये ही चीज़ सिमिलर आपकी होती है वनीला एक्सट्रैक्ट के लिए भी। तो वनीला की भी अपनी स्वीट स्मेल होती है जो कि जैसी है वैसी रहती है न्यूट्रल मीडियम में और एसिडिक मीडियम में। हाउएवर उसकी जो अपनी स्मेल है, जो स्वीट स्मेल है, वो डिसअपेयर कर जाती है बेसिक मीडियम में। नाउ अभी हमने ये सब तो पढ़ लिया, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक एंड ऑल्फैक्टरी। अब हमें पढ़ना है यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। अच्छा, यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये आपको ये तो बताता है कि गिवन जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, पर वो उसके साथ साथ ये भी बताता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ का क्या मतलब, कि वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है? इट इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ डाइज, ठीक है। और क्या करते हो, अगर आप यूनिवर्सल इंडिकेटर की मतलब वो एक सॉल्यूशन की फॉर्म में भी आता है और पेपर की फॉर्म में भी आता है। सो वो क्या करता है, शोज डिफरेंट कलर्स एज पर द मीडियम, ठीक है। तो जो वो कलर बताता है उसको फिर आप पीएच स्केल से चेक करते हो कि कलर कौन सा आया है, और उसी हिसाब से आप बताओगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है, और उसकी स्ट्रेंथ भी आप पता लगा सकते हो, ठीक है। सो यूनिवर्सल इंडिकेटर हम क्या लिखेंगे, इट इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ मेनी डाइज। अब बात करते हैं पीएच एंड इट्स इंपॉर्टेंस। सो पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच चेक्स फॉर द पावर ऑफ H प्लस आयंस इन अ गिवन सॉल्यूशन, ठीक है। देखो अगर हम बात करते हैं पीएच की, या अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की, ये दोनों ही चीज़ क्या चेक करती हैं, ये दोनों ही चीज़ चेक करती हैं कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है आपके सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। उसी के हिसाब से डिटरमाइन करते हैं कि भाई जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। सो पीएच इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर गिवन सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसकी पीएच की वैल्यू कम होगी। एक हमारा होता है पीएच स्केल, और इसकी जो वैल्यूज़ होती है वो होती है 0 से 14 तक के बीच में, ठीक है, फ्रॉम 0 to 14। अब जो 0 है वो सबसे लोएस्ट वैल्यू है, और जो 14 है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है। बीच में जो वैल्यू आती है वो आती है 7, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर H प्लस की कंसंट्रेशन, H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी तो पीएच की वैल्यू बहुत कम होगी, राइट। तो इसका मतलब ये है फॉर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए जो पीएच की वैल्यू होती है इट इज़ अराउंड 0, 1, 2, 3, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करते हैं वीक एसिड्स के बारे में, तो वीक एसिड्स में क्या होता है, जो ये वैल्यू होती है वो होती है 4, 5, 6। अगर बात करते हैं 7, तो 7 अगर वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है कि ये एक न्यूट्रल। अब जब हम 7 से 14 की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो 14 की तरफ तब जाएंगे जब H प्लस की कंसंट्रेशन बहुत 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 ज़्यादा क्या होगी, कम होगी, राइट। तो हम बात करते हैं कि पीएच की वैल्यू अगर 14 है तो उसका क्या मतलब है।
इसका मतलब ये है कि उसमें H+ की कंसनट्रेशन क्या होगी, बहुत 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 कम होगी। तो उसके मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन किसकी होगी, OH- आयंस की, राइट। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, उनकी वैल्यू लाई करती है अराउंड 11, 12, 13, 14। और जितने भी वीक बेस होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, 8, 9, 10 इनके अराउंड होती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द pH वैल्यू इज देयर फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, राइट। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो सबसे पहले है pH इन अ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा जो स्टमक है उसमें HCl प्रोड्यूस होता है, पर कभी कभी क्या होता है जब हम ज़्यादा खा लेते हैं उससे हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एसिडिटी, ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या होता है, वी मेक यूज़ ऑफ एंटासिड्स। तो एंटासिड्स क्या होते हैं, दे आर बेस, जैसे कि बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर लिया या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इस्तेमाल कर लिया, दे आर वीक बेसिस जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो जब हम वो कंज्यूम करते हैं तो जो एक्स्ट्रा एसिड जो हमारी बॉडी में बन रहा है वो उसको क्या कर लेता है, न्यूट्रलाइज कर लेता है और हमारी बॉडी बैक टू नॉर्मल हो जाती है, ओके। सेकेंड हम बात करते हैं पीएच का। तो पीएच चेंज इन टूथ डिके। नाउ क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं उसमें शुगरी कंपोनेंट ज़्यादा होता है और हमारे माउथ में बैक्टीरियाज होते हैं। तो ये बैक्टीरिया उन शुगरी कंपोनेंट को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं और एसिड उसमें से जनरेट होता है। अगर हमारे माउथ का जो पीएच लेवल है वो 5.5 से बिलो हो जाए, मतलब काफ़ी एसिडिक हो जाए, तो क्या होता है, ये जो बैक्टीरियाज हैं ये हमारे इनामल को, जो वाइट कलर का इनामल हमारे टीथ के ऊपर होता है, उसको करोड करना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा इनामल करोड ना हो तो व्हाट वी मेक यूज़ ऑफ, वी मेक यूज़ ऑफ टूथपेस्ट, ठीक है, जैसे सोडियम फ्लोराइड NaF। तो ये एक बेसिक सब्सटेंस है जिसको हम अप्लाई करते हैं सो दैट जो वो हमारा पीएच जो लेवल हमारा गिरा है, जो 5.5 के आसपास है या उससे नीचे है, वो न्यूट्रलाइज हो सके, ठीक है, और हमारे माउथ का पीएच बैक टू नॉर्मल आ जाए, राइट। So this is how we make use of base in order to prevent the tooth decay. Next is plants and animals are sensitive to pH change. इसमें नंबर 1 पॉइंट आता है सॉइल pH एंड प्लांट ग्रोथ। तो जो प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत डिपेंडेंट होती है इस पॉइंट के ऊपर कि जो सॉइल है वो कैसा है, ठीक है, सॉइल एसिडिक है या सॉइल बेसिक है, ठीक है, किस तरीके का सॉइल है। जनरली अगर जो सॉइल है वो न्यूट्रल की तरफ है, टुवर्ड्स न्यूट्रल, तभी प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर अच्छी होती है। से सपोज जो आपका सॉइल है वो बहुत एसिडिक है, एसिडिक मतलब कि जो उसका पीएच लेवल है वो लेस देन 7 आ रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी मेक यूज ऑफ अ बेस। तो बेस कौन सा होता है, बेस कम्स इन फॉर्म ऑफ लाइक क्विकलाइम या स्लेक्लाइम। तो स्लेक्लाइम और क्विकलाइम इस तरीके का जो, जिसे हम हिंदी में चूना कहेंगे, उसको हम स्प्रेड करते हैं फार्म्स पे, ठीक है, जिससे कि जो उसका पीएच एसिड की तरफ जा रहा है वो बैक टू नॉर्मल हो जाए, राइट। तो अगर सॉइल एसिडिक है तो हम बेसिक मीडियम का इस्तेमाल करेंगे और वो क्या होगा, इट वुड बी स्लेक्लाइम और क्विकलाइम या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो इनका हम इस्तेमाल करके जो सॉइल का पीएच है उसको बैक टू न्यूट्रल लाने की कोशिश करते हैं। अगर यही हमारा जो सॉइल है वो बेसिक है, ठीक है, सॉइल बेसिक है और हमें उसको न्यूट्रल की तरफ लेकर आना है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैन्योर और कंपोस्ट। तो ये हमें पता ही है कि कंपोस्ट कैसे बनते हैं, ठीक है। अगर हम मिट्टी के, मतलब अगर हम अर्थ को खोद के उसमें वेजिटेबल्स जो आपके यूज़ के नहीं हैं, जो जितने भी आपका प्लांट वेस्ट है ये सब डाल दें तो वो डिकम्पोज होके वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कंपोस्ट और मैन्योर इनमें एसिडिक कंपोनेंट होते हैं। तो अगर आपका सॉइल बेसिक है तो उसको आप मैन्योर और कंपोस्ट से अगर आप स्प्रेड करोगे तो वो बैक टू न्यूट्रल की तरफ चला जाएगा, ओके। नेक्स्ट इसी के अंदर बात करते हैं पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। जो हमारी जो बॉडी है वो वर्क करती है बहुत ही नारो पीएच पे, 7.0 से 7.8 तक का ही हमारी बॉडी का पीएच होना चाहिए।
इससे ज़्यादा होता है या इससे कम होता है, इसका मतलब है कि वी आर प्रोन टू डिजीजेस, राइट। ऐसे ही भी जितनी भी एक्वेटिक लाइफ होती है जो पानी के अंदर रहती है, उन वो भी बहुत नैरो पीएच रेंज पे वर्क करती है। अगर एक्सेसिव ऑफ एसिड रेन होती है तो उससे क्या होता है, पीएच रेंज गिर जाता है 5.6, जो सबसे मतलब इससे कम में सर्वाइव नहीं कर सकती फिशेस, उससे भी कम अगर गिर जाता है तो एक्वेटिक लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक बेस है उसको हम पानी के अंदर डाल देते हैं, जिससे कि पानी का जो पीएच है वो प्रॉपर फिर न्यूट्रल की तरफ आ जाए, राइट। अब बात करते हैं पीएच फॉर सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब कुछ एनिमल्स एंड कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हार्मफुल लिक्विड या एसिड या बेस इंजेक्ट करते हैं स्किन में, एनिमीज के स्किन में। जैसे अगर हम बात करते हैं हनी बी की, तो हनी बी क्या करती है, वो जब भी जिसको काटेगी अपने एनिमी को तो उसके अंदर एक एसिडिक लिक्विड डाल देगी, ठीक है। जिसको अगर हमें नलिफाई करना है तो हमें किसी बेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो बेस क्या होता है आपका बेकिंग सोडा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैस्प के बारे में। तो वैस्प इंजेक्ट्स अल्कलाइन लिक्विड, ठीक है। तो बेसिक लिक्विड वो अपने एनी में इंजेक्ट करता है। तो अगर वो बेसिक है तो उसको नलिफाई करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एसिड का, राइट। सो वी मेक यूज ऑफ माइल्ड एसिड्स लाइक विनेगर। नेक्स्ट आता है एंट स्टिंग, ठीक है। तो अगर एंट स्टिंग इंजेक्ट्स मिथेनोइक एसिड, जिसकी वजह से हम लोगों को इरिटेशन भी होती है, राइट। अगेन वो मिथेनोइक एसिड है, तो हमें इसको नलिफाई करने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, वी हैव टू मेक यूज ऑफ अ बेस, जो कि इट कुड बी बेकिंग सोडा, राइट। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, वाइल्ड प्लांट्स होते हैं, जैसे कि नीटल प्लांट, राइट। तो जो नीटल प्लांट होता है इट इंजेक्ट्स मिथेनोइक एसिड। अगेन उसको उसके इफेक्ट को अगर हमें नलिफाई करना है देन वी हैव टू मेक यूज ऑफ अ बेकिंग सोडा। अदरवाइज क्या होता है, उसी प्लांट के बराबर में एक डॉग प्लांट होता है जिसको भी हम जिसके लीव्स को हम यूज़ कर सकते हैं, रब कर सकते हैं इन ऑर्डर टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ मिथेनोइक एसिड, ओके। अब नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, वो की है सॉल्ट, ठीक है। अब सॉल्ट क्या होते हैं, तो अभी तक हमने पढ़ा था कि व्हेन एसिड एंड बेसिस दे कंबाइन दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो सॉल्ट कहाँ से बनता है, व्हेन एसिड एंड बेसिस दे कंबाइन, ठीक है। अब क्या जितने भी सॉल्ट्स होते हैं सब न्यूट्रल होते हैं, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमें न्यूट्रल सॉल्ट्स मिलते हैं। तो क्या सारे सॉल्ट्स न्यूट्रल होते हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। सपोज़ ये HCl है और ये NaOH है, ठीक है। तो क्या होता है, जब बेस का मेटल रिप्लेस करता है हाइड्रोजन एटम को एसिड से, तब हमें क्या मिलता है, वी गेट सॉल्ट, ओके। सो NaCl आपको सॉल्ट मिला और वाटर यहाँ पे मिला, ठीक है। सो व्हाट कैन वी से अबाउट सॉल्ट, वी कैन से दैट अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड formed from an acid by the replacement of hydrogen atom in the acid by a metal। तो ये जो मेटल हमें प्रोवाइड करता है ये बेस प्रोवाइड करता है। अब इससे एक हमें एक इम्पॉर्टेंट बात पता चल रही है कि कभी भी अगर आपके पास कोई सॉल्ट गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि ये कौन से एसिड और कौन से बेस से बना हुआ है, तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे कि सपोज हमारे पास है CaCl2, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि ये कौन से एसिड और बेस से बना हुआ है, ठीक है। तो समझ जाइएगा कि जो Ca वाला पार्ट है ये तो बेस को बताएगा और ये जो Cl वाला पार्ट है ये एसिड को बताएगा। तो ऐसा कौन सा बेस है जिसमें आपके पास Ca होगा, तो वो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका बेस है। और ऐसा एसिड कौन सा है जिसमें Cl है, तो ये HCl है। तो CaCl2 कौन से बेस से बना हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कौन से एसिड से बना हुआ है, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं Na2CO3, अगेन ये क्या है, अगेन ये सॉल्ट है और आपसे पूछा गया है कि कौन से एसिड और बेस से बना हुआ है, ठीक है। तो Na मतलब कि ये आपको बताएगा कि कौन से बेस से बना हुआ है। तो ऐसा कौन सा बेस है जिसमें Na है, इट इज़ NaOH। और ऐसा कौन सा एसिड है जिसमें CO3 है, सो इट इज़ कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो इस तरीके से आप कोई सा भी
मतलब किसी भी सॉल्ट का आप पता लगा सकते हो कि वो कौन से एसिड और बेस से बना हुआ है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं इन 1 मार्क्स, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। सो सॉल्ट की खासियत है कि अगर आप उसको वाटर में डालोगे तो वो आयनाइज होगा इन कटायन एंड अनायन, ठीक है। अब आप कहोगे कि यार ये तो कोई बात नहीं, HCl जो है वो एक एसिड है और वो भी कटायन और अनायन में ब्रेक डाउन करता है। पर सॉल्ट की स्पेशलिटी होती है कि जो कटायन है वो एटलीस्ट एक मेटालिक कटायन होना चाहिए, ठीक है। मतलब H+ के अलावा आपके पास एक मेटालिक कटायन होना चाहिए। ऐसे ही अनायन में OH- जो कि हाइड्रोक्साइड आयन वो हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उसके अलावा भी एक और हाइड्रोक्साइड आयन होना चाहिए, ठीक है। अगर सपोज मैं बात करती हूँ सोडियम जिंकेट, तो ये हमने अभी देखा ही था Na2ZnO2। सो इसको अगर आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये आपको क्या देगा, इट विल गिव यू Na+, ठीक है। अगेन Zn, ये Zn+2 देगा आपको, और एक आपको O-2 देगा, ठीक है। तो इसके पास कितने कटायन है, 2 कटायन है और एक ऑक्सीजन है, एक अनायन है। तो इसके पास एक कटायन है अदर देन H+ और एक अनायन है अदर देन OH-। इसका मतलब है कि ये सॉल्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं PbOH2। अब हमें सपोज ये चेक करना है कि ये सॉल्ट है या नहीं है। तो इसको अगर आप वाटर में डालोगे तो ये Pb+2 में आएगा और OH-1 में आएगा। अब इसके पास एक कटायन तो है जो कि अदर देन H+ है, पर एक अनायन नहीं है जो कि अदर देन OH- हो, ठीक है। इसका मतलब है कि ये सॉल्ट नहीं है। इस तरीके के आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा जिसमें आपको पता लगाना हो कि गिवन कंपाउंड सॉल्ट है क्या नहीं। अब हम बात करते हैं कि हमारे सॉल्ट्स कितने तरीके के होते हैं और हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो पहली बात, तो सॉल्ट जो हैं वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि जो सॉल्ट है वो किससे बना हुआ है, ठीक है। से सपोज अगर कोई सॉल्ट बना हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड से और वीक बेस से, इसका मतलब है कि जब आप इस सॉल्ट को वाटर में डालोगे तो उसमें H+ की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी देन OH- कंसनट्रेशन। तो जो आपका सॉल्ट बन के आएगा वो कैसा होगा, इट वुड बी एसिडिक सॉल्ट। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, HCl इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड और NH4OH दिस इज़ अ वीक बेस। तो जब ये कंबाइन करेंगे तो इट विल फॉर्म NH4Cl अमोनियम क्लोराइड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो जो ये अमोनियम क्लोराइड है ये कैसा है, इट इज़ एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि इसमें H+ की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। सिमिलरली अब आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब वो NaOH है, और वीक एसिड है मतलब सपोज कार्बोनिक एसिड है H2CO3। इन दैट केस व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, Na किससे कंबाइन करेगा, CO3 से, एंड यू विल गेट Na2CO3। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, दैट इज़ वाई इट विल बी बेसिक सॉल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास एसिडिक सॉल्ट्स भी हो सकते हैं और बेसिक सॉल्ट्स भी हो सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है। देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने क्या पढ़ी थी कि जब एक कंपाउंड डिकम्पोज करता है बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या हीट या फिर सनलाइट, ऐसे ही अगर आप किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर रहे हो, स्प्लिट कर रहे हो बाय द एक्शन ऑफ वाटर, तो वो क्या होगा, इट वुड बी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग विद द हेल्प ऑफ वाटर। लिसिस मतलब स्प्लिट करना, किसी को ब्रेक डाउन करना, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में आपको क्या पढ़ना है कि अगर कोई सॉल्ट ब्रेक डाउन कर रहा है या जो सॉल्ट है वो उसके बॉन्ड्स ब्रेक डाउन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वाटर, दैट मीन्स इट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इट इज़ नॉट एवरी टाइम, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि जितने भी आपके सॉल्ट्स हैं उन सबका हाइड्रोलिसिस हो, ठीक है। ऐसे सॉल्ट्स जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस से बने हैं उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ NaCl, ठीक है। NaCl क्या है, NaCl इज़ अ सॉल्ट विच इज़ मेड फ्रॉम NaOH एंड HCl। तो NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा।
अगर इनको आप रिएक्ट कराओगे तो ये क्या होगा, इट विल ब्रेक डाउन इनटू Na+ एंड Cl- आयंस, ठीक है। ये NaOH और HCl में नहीं बनेंगे। इसको कुछ ऐसे समझो कि अगर आपके पास NaCl क्या है, इट्स अ कॉमन सॉल्ट, नमक। तो नमक के को अगर आप पानी में डिजोल्व करोगे तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपको एक बहुत डेंजरस एसिड और डेंजरस बेस मिले, ठीक है। तो सारे सॉल्ट्स का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और है कि सपोज मैं बात करती हूँ NH4Cl की, तो इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करती हूँ तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ एरो बनाऊंगी। सो इट वुड बी NH4OH एंड HCl। अब मैंने ये ऐसे डबल एरो क्यों बनाए हैं, क्योंकि ये रिवर्सिबल है, ठीक है। NH4OH और HCl इनकी टेंडेंसी होती है कि वो दोबारा कंबाइन करके फिर से सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। सॉल्ट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि कैसे बनते हैं, जब हम एसिड के H को रिप्लेस करते हैं किसी मेटल से, और वो मेटल कहाँ से मिलता है, हमें बेस से मिलता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि सॉल्ट्स जो हैं वो एसिडिक सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, और न्यूट्रल सॉल्ट्स भी हो सकते हैं। तीसरी बात हमने पढ़ी कि एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि आपको एक गिवन कंपाउंड दे दें और आपसे पूछें कि क्या वो सॉल्ट है या नहीं। तो उसकी स्पेशलिटी मैंने बताई थी कि सॉल्ट में एटलीस्ट 1 कटायन होना चाहिए अदर देन H+, और एटलीस्ट 1 अनायन होना चाहिए अदर देन OH-, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का क्या मतलब है, हाइड्रोलिसिस मतलब, लिसिस मतलब ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट बाय द एक्शन ऑफ वाटर। अब सारे सॉल्ट्स का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। ऐसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूटते हैं, फॉर एग्जाम्पल NaCl। हाउएवर उसके अलावा जितने भी सॉल्ट्स हैं उनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, और उन पे जो आप एरो लगाते हैं वो रिवर्सिबल वाला एरो लगाते हो, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट सॉल्ट्स। अब मुझे नेक्स्ट क्या पढ़ाना है, व्हाट इज सोडियम क्लोराइड। देखो सोडियम क्लोराइड अगेन ये एक तरीके का सॉल्ट है जिसको हम बहुत इस्तेमाल करते हैं अदर सॉल्ट्स बनाने के लिए, जैसे वॉशिंग सोडा या बेकिंग सोडा, इनको इस्तेमाल करने, इनको बनाने में, ठीक है। सो पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला कितना है, इट इज़ NaCl। इसको अगर हम लेबॉर्ट्री में बनाएं तो हम कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, Na, वो कहाँ से मिलेगा मुझे, NaOH से, और एक चाहिए होगा Cl, और Cl कहाँ से मिलेगा मुझे, HCl से, ठीक है। सो इसको अगर हम इसको रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, NaCl एंड वाटर। हाउएवर इस रिएक्शन की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि सोडियम क्लोराइड हमें नेचर से ही बहुत ही अबंडेंस क्वांटिटी में मिलता है, राइट। तो सी वाटर होता है, उसको उस वाटर में उसको इवेपोरेट करके उसमें जो वाइट सब्सटेंस होता है वो NaCl होता है। तो अबंडेंस में हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है नेचर से, दैट इज़ वाई लैब में हम उसको बहुत कम बनाते हैं। अब अगर क्वेश्चन आता है कि सोडियम क्लोराइड की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, तो सोडियम क्लोराइड एक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल फॉर वेरियस अदर मटेरियल्स, लाइक अगर आपको बेकिंग सोडा बनाना है, आपको वॉशिंग सोडा बनाना है, ब्लीचिंग पाउडर बनाना है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, इन सब के लिए आपको सोडियम क्लोराइड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो दैट इज़ द यूज ऑफ सोडियम, मेजर यूज ऑफ सोडियम क्लोराइड इन इंडस्ट्री। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कितना होता है, इट इज़ NaOH। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, मैं बताऊंगी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉस्टिक सोडा। अब ये बनता कैसे है, तो इसको बनाने के लिए जो हम प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं उसे क्लोर एल्कलाई प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है अपने वीडियो में। हेयर मैं आपको थोड़ा इजी वे में बताती हूँ कि कैसे कैसे है। तो सपोज़ आपके पास ये एक कंटेनर है, ठीक है। इसमें आपने ये इलेक्ट्रोड्स लगाए और इसमें इसको आपने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो ये आपका हो गया एनोड और ये आपका हो गया कैथोड। अब इसके अंदर हम क्या लेते हैं, इसके अंदर हम लेते हैं NaCl का सॉल्यूशन, मतलब NaCl को वाटर में जब हम मिक्स करते हैं उसे हम कहते हैं ब्राइन। सो NaCl
इन वाटर इज ब्राइन। ये एक्चुअली कंसनट्रेटेड होता है, मतलब कंसनट्रेटेड NaCl होता है। इसमें NaCl की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और वाटर की क्वांटिटी कम होती है। तो NaCl विद वाटर को हमने यहाँ पे बीकर में लिया और इलेक्ट्रिसिटी पास करी। तो जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो हमें 4 तरीके के आयन्स मिले। कैसे? Na+, Cl-, H+, OH-। ठीक है। अब कायदे में Na+ और H+ को कहाँ जाना चाहिए? टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जो कि है कैथोड। ठीक है। और Cl- और OH को कहाँ जाना चाहिए? टूवर्ड्स एनोड। पर होता क्या है कि जो Na+ है ये सोडियम की सबसे स्टेबल स्टेट है, तो Na+ नहीं जाएगा, सोडियम आयन नहीं जाता है कैथोड के पास, ओनली H गोस। तो सिर्फ H+ आयन जाता है कैथोड के पास, इलेक्ट्रॉन लेता है। सो एट कैथोड क्या होगा? H+ जो आयन है वो कैथोड के पास जाके इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा? एक सिंगल H एटम बना देगा। अब क्योंकि H सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है तो H क्विकली एक और H से कंबाइन करके क्या बनाएगा? H2 गैस। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? ट्वाइस ऑफ H+ प्लस ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव यू H2 गैस। तो ये H2 गैस कहाँ बन रही है? एट कैथोड। सो एट कैथोड यू हैव H2 गैस। अब हम बात करते हैं कि सोडियम का क्या हुआ। तो सोडियम तो यहीं पे है, इट इज़ नॉट कंबाइनिंग विद एनीथिंग। अब हम बात करते हैं Cl- की। तो Cl- की जो सबसे क्लोरीन की जो सबसे स्टेबल फॉर्म है वो है Cl2 गैस वाली। ठीक है। तो Cl- जब जाएगा एनोड के पास तो कौन सी रिएक्शन होगी? इट विल बी Cl- विच इज अनायन। ये क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज करने के बाद क्या बनाएगा? Cl। अब Cl को हमें पता है कि जो उसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म है वो क्या है? Cl2 क्लोरीन गैस। सो वी कैन राइट ट्वाइस ऑफ Cl- आयन माइनस ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Cl2 गैस। तो Cl2 गैस कहाँ बनी है आपकी? एनोड पे। तो एक जगह आपको हाइड्रोजन गैस मिली और एक जगह आपको क्लोरीन गैस मिली। तो Na+ और OH- ये यहाँ पे रह गया और ये एक दूसरे से कंबाइन करके क्या बनाते हैं? NaOH। ठीक है। तो हमें NaOH तो मिल ही गया, साथ में हमें क्या क्या चीज़ें मिली? क्लोरीन गैस भी मिली और हाइड्रोजन गैस भी मिली, जो कि बाय प्रोडक्ट है, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, इनके भी बहुत सारे यूसेज है, राइट। तो इस रिएक्शन को, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस वाले रिएक्शन को अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? NaCl व्हेन रिएक्ट विथ वाटर। तो हमें क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? वील गेट NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पे Cl2 है, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। अब देखते हैं H कितने हो गए? 4, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। सो नाउ वी हैव ऑब्टेन द बैलेंस्ड इक्वेशन। सो ये इक्वेशन और जो ये कैथोड और एनोड पे रिएक्शन है ये इम्पॉर्टेंट है। और NaOH की जो प्रिपरेशन है वो इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस ये दोनों चीज़ें मिल रही हैं। क्लोरीन का हमें पता ही है, इसका अपना यूज़ है, इट इज़ यूज एज डिसइंफेक्टेंट, और ये ब्लीचिंग पाउडर के बनने में भी इस्तेमाल होता है। और हाइड्रोजन का भी हमें पता है कि इट इज़ यूज एज अ फ्यूल। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके NaOH वाले प्रिपरेशन से आ सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो इसकी रिएक्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा की, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज़ Na2CO3.10H2O। ठीक है। तो .10H2O क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये बात आती है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते क्या हैं। सो ऐसे कुछ सॉल्ट्स होते हैं डेट कंसिस्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एज पार्ट ऑफ देयर स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वॉशिंग सोडा आप टच करोगे तो आपको गीला दिखाई देगा क्योंकि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ऐसा नहीं है। पर देखिए इसके स्ट्रक्चर का पार्ट है। वॉशिंग सोडा का जो स्ट्रक्चर है वो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और उसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, इनसे ये बना हुआ है। ठीक है। अगर आप
इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटा देते हो, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हटा देते हो, तो वॉशिंग सोडा का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इट प्रोवाइड्स कलर टू द सॉल्ट, राइट। लेट अस टॉक अबाउट इट्स प्रिपरेशन, ये प्रिपेयर कैसे होता है। सो इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम ब्राइन, ठीक है। अब ब्राइन कैसा होता है, अमोनिकल ब्राइन। तो ब्राइन हमें पता है NaCl प्लस H2 है, उसमें हमने क्या करना है, अमोनिया पास करना है NH3, और साथ में एक गैस और पास करनी है विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। सो पहला स्टेप क्या है, आपके पास ब्राइन है NaCl प्लस H2O, आपको पता है कि ये ब्राइन है, इसके साथ अमोनिया और होगा, तो इसको टोटल को हम क्या बोलेंगे, अमोनिकल ब्राइन, ठीक है। और इसमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वील गेट NaHCO3। NaHCO3 क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके साथ हमें क्या मिलेगा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अब NaHCO3 क्या है, इट इज़ काइंड ऑफ प्रेसिपिटेट जो कि सॉल्यूबल इन वाटर होता है, तो उसको हम फिल्टर करके निकाल देते हैं। सो इट इज़ अ प्रेसिपिटेट। अब क्या होता है, हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए Na2CO3, पर हमें क्या मिला है, NaHCO3। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस NaHCO3 को अगेन जब हम हीट करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी यहाँ पे, प्लस वाटर होगा, और साथ में आपको क्या मिलेगा, Na2CO3। अब इसे कहते हैं हम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस क्यों, क्योंकि इसमें एक भी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर नहीं है। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब क्योंकि यहाँ पे हमें .10H2O भी चाहिए, तो इसको हमें Na2CO3 को 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से कंबाइन करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट Na2CO3.10H2O। अब इसको हम क्या बोलेंगे, वॉशिंग सोडा। सो वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका क्योंकि 10 है यहाँ पे, ठीक है। अब ये आगे प्रिपरेशन, सो 3 स्टेप्स में इसकी प्रिपरेशंस होती है, इनके इक्वेशंस याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बैलेंसिंग करना। तो यहाँ पे बैलेंसिंग करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इट इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इस तरीके से इसकी प्रिपरेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है इसकी, और प्लस इसके यूजेस क्या हैं। तो पहला यूज़ तो ये है कि अगर जो वॉशिंग सोडा है उसको आप क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हो, तो जितना भी ग्रीस है और जो ऑयल है और जो आपके डर्टी क्लोथ्स में होता है वो कंबाइन करता है वॉशिंग सोडा से, क्योंकि वॉशिंग सोडा उनको कंबाइन करके उनको सॉल्यूबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो जो डर्ट है वो निकल जाता है, ठीक है। दूसरा बात होती है कि हम इसको यूज़ करते हैं फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। सो जो हार्ड वाटर होता है जिसमें कैल्शियम का कंटेंट ज़्यादा होता है, उनको अगर हम वॉशिंग सोडा से कंबाइन करते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जिससे वाटर हार्ड होता है वो वॉशिंग सोडा के हेल्प से सेपरेट हो जाता है। सो इट इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। नेक्स्ट, ये ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। एक रिएक्शन इसमें आई हुई है वॉशिंग सोडा में बहुत बार, एक्शन ऑफ हीट, कि व्हाट विल हैपन इफ़ वी विल हीट वॉशिंग सोडा। सो ऑब्वियसली अगर आपने Na2CO3.10H2O को हीट किया तो क्या होगा, इसमें से 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल जाएंगे और आपके पास क्या होगा, Na2CO3, जिसे आप क्या कहोगे, सोडा ऐश या फिर एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, ओके। इसमें एक और टर्म है एफ्लोरेसेंस। अगर आप वॉशिंग सोडा को बहुत समय तक एयर में रखोगे तो क्या होगा, वॉशिंग सोडा जो है वो अपने 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को लूज कर देगा और क्या बनेगा, Na2CO3.H2O। So when sodium carbonate decahydrate is exposed to air, it will lose 9 molecules of water of crystallization. Calcium oxychloride is actually the chemical name for bleaching powder. Yeah, and it is also called chloride of lime. So in the last session we studied about sodium hydroxide, right? We studied about caustic soda, and this caustic soda was prepared from NaCl, which was common salt, okay. Now this bleaching powder is also prepared from NaCl but indirectly, right? So when we prepared sodium hydroxide, we found that chlorine was prepared as the byproduct, right?
Now, this chlorine is actually a gas, and we know that it is very difficult to store gas and then utilize it. So, in order to solve this problem, we have bleaching powder. So, bleaching powder is actually an arrangement in order to store chlorine. Now, let us see how we are going to prepare this bleaching powder. So, in order to prepare the bleaching powder, what we are going to use is, we are going to use dry slake lime. I hope you remember what is dry slake lime, right? So, slake lime is obtained from lime, right? This is not lemon, this is lime. So, the formula for lime is CaO, calcium oxide, which is also called quick lime. Now, why quick? Because it actually reacts very quickly with water in order to form slake lime. Slake lime is CaOH2. It is highly exothermic process, and that is why we have to be very cautious. Now this slake lime is actually wet, but we require dry slake lime. Now what we are going to do is, we have to dry it so as to remove water from it, and thus we will get the dry slake lime. Now the chlorine gas is allowed to pass through this dry slake lime in order to get the bleaching powder. So, what is the chemical name of baking soda? The chemical name of baking soda is sodium hydrogen carbonate, and that is why we have this formula NaHCO3. Now, since H is in between, therefore, its another name is sodium bicarbonate. Okay. Now, let us see the preparation of baking soda. So, in order to prepare the baking soda, we actually have solvay process. For this, we make use of solvay tar, or we can also say it as carbonating tar. Now, from the above, you have the mixture of NaCl solution, okay, a concentrated NaCl solution, which is also called brine, and it is mixed with ammonia. Okay, so you have NaCl with water, and that is why this is called brine, and then you have ammonia. So they are mixed together and they are fed from the top of this tar, okay, and this whole mixture is called ammonical brine. So if you see the structure of this tar, so you have partitions here, and these partitions have gaps in between, right, and these gaps are covered with perforated plates. Okay, so what is perforated plates? Perforated plates are those plates which have holes in between, right? So these plates have holes in between. Okay, so from the top you have ammonical brine, and from near the base you allow carbon dioxide gas to pass through. Now again the same reason, we wanted to have ammonical brine to completely react with carbon dioxide, and that is why we have these partitions in between. And we have two separate entry points for the reactants. For reactant number 1, which is ammonical brine, we have entry point in the starting from the top, and for reactant number 2, which is carbon dioxide gas, we have the entry point from the bottom. Now after the reaction of ammonical brine happens with carbon dioxide, you have sodium hydrogen carbonate, which is baking soda, and ammonium chloride as a product. Okay, now this sodium hydrogen carbonate is only slightly soluble in water, and thus it settles down as precipitate and is then filtered from ammonium chloride with the help of filtration process. Now let us see with the help of reaction that how baking soda is formed. So as we have studied before, baking soda is prepared by reacting brine with ammonia. Okay, so brine was what? It was NaCl solution. It is concentrated NaCl solution. Okay, now it is reacting with ammonia. If you see here, again baking soda is prepared from common salt. Here also common salt is the main ingredient. Now when common salt along with water reacts with ammonia, it gives us sodium hydrogen carbonate, which is baking soda, along with the formation of ammonium chloride, which is NH4Cl. Now this sodium hydrogen carbonate is only slightly soluble in water. It is more in the form of precipitate, and that is why it is separated out with the help of filtration process. Now let me tell you, in order to get the very high quality of baking soda, this filtered sodium hydrogen carbonate is again purified.
Now let us see what will happen if baking soda is heated. So baking soda is NaHCO3, okay, and once it is heated, so on heating what will happen is it will undergo decomposition. So it will be a decomposition reaction. So if you have carbonate here, it means in the product you will get carbon dioxide, okay, then you will get sodium carbonate along with the liberation of water. Okay, so this is what? This is a decomposition reaction in which you have single reactant and multiple product. Okay, I need to put 2 here in order to balance it. Now this carbon dioxide is only the reason because of which it is used in baking product. This carbon dioxide is trapped inside, which makes our cakes and bhaturas fluffy. Okay, now let us see the uses of baking soda. So as I told you before, baking soda is a weak base. That is why it is used as an ingredient in order to make antacids and to remove the acidity of the stomach. Okay. Next, it is used in making baking powder. So if you see, there is a difference between baking powder and baking soda. So baking soda is actually a compound which is sodium hydrogen carbonate, whereas baking powder is actually a mixture of baking soda and edible acid. Okay, edible acid means acid which you can eat. Okay, like you can have weak acids like lactic acid which is there in curd, you can have citric acid which is available in oranges and also in lemon, you can have vinegar. So all those acids which you can have, which you can eat, are called edible acids. Now if you see here, in this teaspoon you have baking soda and this is a bottle of vinegar. Okay, so once you put vinegar on this baking soda, so if you see, we find effervescence here, right? And this effervescence is because of the formation of carbon dioxide. Now the question arises that carbon dioxide we are getting it from baking soda, which is making our cake fluffy. Then why do we require baking powder, right? In baking powder we actually make use of baking soda along with edible acid. So what is the reason why we make use of edible acid? So let me tell you, when you bake the cake or when you heat the cake, what do you get in the product? You get sodium carbonate, Na2CO3, water and carbon dioxide. Okay, now carbon dioxide is something which we want because it traps inside and makes the cake fluffy. Even if water is formed, then that's not a problem, but sodium carbonate, it is a base and we know, like every other base, this base is bitter. So if you don't add baking powder in the cake, your cake will go bitter, which we actually don't want. The cake has to be sweet. Okay. Now let us understand what reaction occurs when we add edible acid to baking soda. So baking soda is NaHCO3, okay, and we are adding some acid. So we know that for an acid you need to have H plus ion and there can be any anion. So I am making it as X minus. Okay. So you have H plus cation and X anion. Now here if you see, this is Na plus as cation and bicarbonate as anion. So the reactant side will undergo double displacement reaction, right? So Na will combine with X minus and bicarbonate will combine with H plus ion in order to form H2CO3 carbonic acid and NaX. Okay. Now this H2CO3, which is carbonic acid, is very unstable. So it dissociates into H2O, water and carbon dioxide. So actually in the product you have water, carbon dioxide and salt of sodium, which is neutral and has a pleasant taste. So I hope now you must have understood the difference between baking soda and baking powder. Now the last use of baking soda is that it is used in soda acetate fire extinguisher. So this type of fire extinguisher is very common in household. So let us see what is the chemical name of plaster of Paris. So plaster of Paris is actually calcium sulfate hemihydrate. So what is hemi? Hemi means half. Okay, so calcium sulfate is CaSO4 dot half H2O. Okay, now it is commonly known as POP, plaster of Paris. Second, we are going to understand how it is prepared.
Then we are going to understand what are the properties of plaster of Paris, and lastly we are going to understand what are the uses of plaster of Paris. Now the question arises that why do we say it's Paris? So actually the answer is it is obtained from gypsum, and this gypsum is mainly found in Paris, and that is why the name comes out to be plaster of Paris. Now this plaster of Paris was initially used in a massive way in construction industry, but now we have so many uses of plaster of Paris which we are going to understand just now. So let's start with it. Now this is one of the most important part of this topic. Okay, so how we are going to prepare plaster of Paris? So plaster of Paris कहाँ से बनता है? It is prepared from gypsum. Okay, now the formula of gypsum is CaSO4 dot 2H2O. ठीक है, अभी किस चीज का डिफरेंस है इन प्लास्टर ऑफ पेरिस और एंड इन जिप्सम? इट्स जस्ट दैट इसमें है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और इसमें है हाफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. सो अगर हम इसको हीट करें और हीट करके इसका 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस हो जाए, सो वील गेट द पीओपी, राइट? तो ऐसे ही होता है, वील हीट इट एट अ टेम्परेचर नॉट अबव 100 डिग्री सेल्सियस. सो इट हैज टू बी कंट्रोल्ड हीटिंग. आप ज्यादा हीट नहीं कर सकते, ठीक है? तो अभी आपने 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करा, तो अब क्या हुआ? सो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट CaSO4 डॉट हाफ H2O along with 1.5 molecules of water of crystallization which is lost here. Okay, and this comes out to be POP. ठीक है? Now one thing you need to understand here, ये हाफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है. ओके, तो थोड़ा सा मैथ्स देखते हैं. ये पूरा है 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ पीओपी. तो अगर 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस विच इज CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है, तो अगर 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ पीओपी में हाफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, तो 2 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? इट वुड बी CaSO4 डॉट H2O, राइट? तो क्या होगा? बेसिकली हम इस रिएक्शन को कैसे और लिख सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ CaSO4 डॉट 2H2O, इसको अगर हम हीट करें तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ CaSO4 मिलेगा along with 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. सो बेसिकली जब यहाँ पे CaSO4 का 1 मॉलिक्यूल था और हाफ H2O था, तो अगर 2 CaSO4 होगा तो कितना H2O होगा? इट वुड बी 1, राइट? सिंपल मैथमेटिक्स. एंड देन यू कैन राइट 3 H2O हियर. ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन इजी हो जाती है. तो पीओपी का फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हैं CaSO4 और हाफ H2O, और 2 CaSO4 और H2O, ये भी सही है. ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि एग्जाम में सपोज आपको क्वेश्चन आता है जिसमें पीओपी का फॉर्मूला इस तरीके से डिनोटेड है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि यहाँ पे हाफ तो है ही नहीं. ठीक है, हाफ इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaSO4 हैं, तो जब ये कंबाइन करेंगे तो हाफ प्लस हाफ करके ये 1 हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ओके, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, दिस एंड दिस. अब एक क्वेश्चन आता है कि सपोज हम इस टेम्परेचर को गलती से बढ़ा देते हैं. ठीक है, हमारा टेम्परेचर सपोज 150 डिग्री सेल्सियस हो गया गलती से, तो क्या होगा? तो बेसिकली उसमें क्या होगा कि सारे वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और आपको क्या मिलेगा? सिर्फ CaSO4. ठीक है, और इसे क्या हम कहेंगे? डेड बर्न्ड प्लास्टर. ठीक है, इसका होगा CaSO4 विल बी डेड बर्न्ड प्लास्टर, और इसकी प्रॉपर्टी पीओपी जैसी नहीं होगी. अगर आप इसमें वाटर डालेंगे तो ये पीओपी की तरह सेटल नहीं होगा. दैट इज व्हाई यू हैव टू बी वेरी कॉशियस दैट द टेम्परेचर हैज टू बी 100 डिग्री सेल्सियस ओनली, नॉट मोर देन दैट.